प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि अब तक का जो कार्य है वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने दोबारा भी आपके पास कुछ कविताओं की व्याख्या जो है वो भेजी है। उसके बावजूद यदि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप डिमांड करें, आप मांग करें, मैं दोबारा फिर आपके पास कोई भी पाठ, कोई भी व्याकरण का टॉपिक, कोई भी कविता, जो भी आप चाहें उसके आप डिमांड कर सकते हैं। मैं दोबारा आपके पास भेज दूँगा। 2 कविताएं हमारी बची हुई हैं, जिनमें से ये हमारी सेकंड लास्ट कविता है, साए में धूप, दुष्यंत कुमार। ये देखिए अलग एक विधा आप पढ़ने जा रहे हैं अपने जीवन में, शायद पहली बार, क्योंकि 11वीं से पहले कोई भी किसी भी कक्षा में जो है आप गज़ल नहीं पढ़ पाए हैं। 11th में दुष्यंत कुमार जी हैं और 12th में जब आप जाएंगे तो फिराक गोरखपुरी साहब हैं, वहाँ आप उनकी गज़ल पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार विधा है काव्य की और बहुत अच्छी होती है गज़ल पढ़ने में, समझने में, सुनने में। गज़ल के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, कहीं ग़ुलाम अली साहब हैं तो कहीं जगजीत सिंह हैं। और दुष्यंत कुमार की खासियत ये कि इन्होंने जो गज़ल केवल उर्दू तक सीमित मानी जाती थी, उसको खड़ी बोली में, हिंदी में लाने का जो श्रेय है वो दुष्यंत कुमार जी को है। पहला ही आप ऊपर देखिए शेर है, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये जो शेर है आपका, ये शेर पता नहीं कहाँ, कितनी रैलियों में, कितने जलसों में, कितने लोगों के द्वारा, कितने कवि सम्मेलनों में, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है ये शेर कहा गया है, ये शेर बोला गया है, ये शेर गाया गया है। और खूब मान सम्मान जो है वो दुष्यंत कुमार जी को इस गज़ल के माध्यम से जो है मिला है। इसलिए दुष्यंत कुमार जी अपने आप में यूनिक से, बेमिसाल से कवि हैं, जिनका कोई मतलब सानी नहीं है, जिनकी टक्कर वाला कोई नहीं है। ऐसे कवि मानिए आप, ऐसे गज़लकार मानिए। दुष्यंत कुमार, जन्म सन 1933, राजपुर नवादा गांव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप। ये जो आपकी कविता है या गज़ल है, ये इसी रचना का एक अंश है, साए में धूप का। जलते हुए वन का वसंत, ये काव्य है। एक कंठ विस्फाई गीतिनाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये उपन्यास है। मृत्यु हो गई सन 1975 यानी कि केवल 42 साल के ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते से महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी वो जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया। किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्फाई शीर्षक गीतिनाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है, रचना है। यहाँ प्रस्तुत जो गज़ल दी गई है वह उनकी गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गज़ल एक ऐसी विधा है, शब्द देखिए गज़ल, गज़ल में आप देख रहे हैं जाकर नीचे संघर्ष चिन्ह है, ये आप ध्यान रखेंगे, जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल, कंप्लीट, पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, ज़रूरत नहीं रहती, नीड नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती। इसके बावजूद 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और 2 अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की 2 पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है, फिर से जाकर तुक मिलता है।
आम तौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। गज़ल यानी कि आप तो टाइटल लिखेंगे जब कविता का, तो आप या तो गज़ल ही लिख देंगे या साए में धूप लिख देंगे। ओके, क्योंकि जब आप प्रसंग लिखते हैं तो वहाँ लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से गज़ल शीर्षक कविता से, या क्या लिखोगे, साए में धूप शीर्षक कविता से अवतरित है, संकलित लिया गया है। इस प्रकार से आप करेंगे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, कि खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे ज़ुबान शायर की, तेरा निजाम है जो सिलदे ज़ुबान शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। देखिए शब्दार्थ हम देखते हैं। कहाँ तो तय था निश्चित था। चिरागा, चिरागा माने दीपक, चिराग, हर एक घर के लिए। कहाँ चिराग मयस्सर, मयस्सर का मतलब उपलब्ध, अवेलेबल, नहीं शहर के लिए। शहर का मतलब पूरा नगर, पूरा देश आप कह सकते हैं। यहाँ दरख्तों के साए में, दरख्त होते हैं वृक्ष, वृक्षों के साए में, साए का मतलब है छाया में धूप लगती है, विरोधाभास आप समझ सकते हैं। चलो यहाँ से और चलें, और इसके बीच में मैंने मुझे जो है थोड़ा सा अजीब लगता है, कमी लगती है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कहीं शब्द होना चाहिए। चलो यहाँ से चलें कहीं और उम्र भर के लिए। कि न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं। मुनासिब का मतलब है यहाँ उपयुक्त, सूटेबल, इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही, खुदा आपको पता है अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, वाहिगुरु, राम। आदमी का ख्वाब सही, ख्वाब माने स्वप्न। कोई हसीन, हसीन माने सुंदर, नज़ारा माने दृश्य, मनोहारी दृश्य, नज़र के लिए। वे मुतमईन हैं, मुतमईन का मतलब विश्वस्त, उनको विश्वास हो गया है। किनको, भारतीयों को, भारतीय लोगों को, कि पत्थर पिघल नहीं सकता, पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर देखिए लाक्षणिक अर्थ है शासकों रूपी पत्थर। मैं बेकरार हूँ, बेकरार का मतलब जो है इंतज़ार में, वेट में। आवाज़ में असर, असर माने प्रभाव के लिए। ये तेरा निजाम है, निजाम माने राजा, जो है सिलदे ज़ुबान शायर की, है के बाद जो लगा लो अपनी बुक में तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तेरा निजाम है जो सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात, निजाम माने राजा, सिलदे ज़ुबान शायर की, एहतियात माने सावधानी, बहर माने शेर। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर जो है एक फूलदार पौधे का नाम होता है, फूलदार पेड़ का नाम होता है। और गैर की गलियों में, गैर आप समझ सकते हैं प्राय, और गुलमोहर के लिए तो दूसरा जो गुलमोहर है उसका मतलब होता है आपका स्वाभिमान। ये देखिए मयस्सर, दरख्त, मुतमईन, बेकरार, निज़ाम, एहतियात, बहर, असर। तो ये शब्दार्थ भी जो है आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं।
और यदि कुछ हैं बचे हुए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी दिक्कत है तो आप नोट करें, मेरे पास मैसेज करें, मेरे से आप पूछें, मैं आपको उनका शब्दार्थ बताऊंगा। इनकी व्याख्या जो है सारे शेयरों की बड़े ध्यान से जो आप लोगों ने करनी है। इसमें कुल शायद 10 शेयर होंगे, एक के बाद 2 3 4 6 7 ही शेयर हैं। तो 7 शेयर हैं तो लगभग एक वीडियो में जो है मैं इसकी पूरी व्याख्या आपको समझा दूंगा। तो नेक्स्ट जो मुलाकात होगी अपनी वो इसकी व्याख्या के साथ होगी। आप कवि का परिचय ना लिखें, लिखना नहीं है कवि का परिचय। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो है कवि का परिचय भी लिखे हुए हैं। कवि का परिचय ना लिखें। +2 में कवि का परिचय आएगा, अभी आपका लेखक का परिचय आएगा। तो लेखक का परिचय अति आवश्यक है, लेकिन कवि का परिचय आप ना लिखें, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, इसको आप पढ़िए, कोशिश कीजिए कुछ न कुछ व्याख्या जो आपको समझ में आ जाए, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या कराऊँगा।